वेलकम यू ऑल टू द निम्बस डिफेंस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, सेशन में बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में कि किस तरह से CAPF के एग्ज़ाम को अप्रोच करना है और किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को विद द राइट स्ट्रेटजी आप इसे क्लियर कर सकते हैं, कट ऑफ से आप ऊपर नंबर लेके आ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी है वो है आपकी UPSC, जो कि है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस एजेंसी के बारे में एक बात बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए कि ये जो एजेंसी है, ये जो आपकी बॉडी है, इट इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। मतलब कि किस तरह से एग्ज़ाम आएगा इसको प्रिडिक्ट कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी मुश्किल है। आपने अगर प्रीवियस पेपर को एनालाइज करके देखा होगा, मैं मान के चलता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम अगर CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस में भी हम बात करेंगे। अगर आप ऑलरेडी एक दो बार एग्जाम को दे चुके हैं तो हम उस केस में भी बात करेंगे। मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं, तो उस केस में आपको पूरा एग्जाम किस तरह से कंडक्ट करवाया जा रहा है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं लेकिन उसमें आप जो है लास्ट टाइम जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, या फिर कोई पोर्शन ऐसा है जहां पर आप थोड़ा पीछे रह गए हैं, तो उसको कैसे टारगेट करना है, यही सारी चर्चाएं आज की इस वीडियो में होने वाली हैं। शुरुआत करते हैं। अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं, अगर आप नए कैंडिडेट हैं, हर केस में ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले बात करते हैं, UPSC जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करवाती है। और जैसा कि आप जानते हैं इसके फॉर्म जो है फिलअप हो चुके हैं और इसका जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा वाइड सिलेबस है, ठीक है। उस सिलेबस को समझ पाना काफ़ी ज़्यादा उसमें समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करना उसमें समय लगता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से ये जो एग्ज़ाम है आप कंडक्ट करवाया जाता है बाय द UPSC। तो देखिए, एग्जाम में अलग अलग स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो बात करें, आपका एक रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। उस रिटन एग्जाम के बाद अगर बात करें तो आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, उसके बाद बात करें आपका इंटरव्यू भी होता है। तो अलग अलग स्टेजेस में ये एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। रिटन एग्जाम जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एग्जाम का। किस तरह से? क्योंकि बाद की जो स्टेजेस हैं वहां पर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। रिटन एग्जाम की बात करें तो ये जो रिटन एग्जाम है इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर दो पार्ट्स में आपका ये एग्जाम जो है हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो सबसे पहले वाला पार्ट है वो आपका पेपर 1 है, जो कि किस तरह का है, जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस। इसके ऊपर आपको ये एग्जाम जो है वो देखने को मिलेगा। इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपको 250 मार्क्स जो है उसका ये पेपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस रहते हैं, बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब देखिए, एक समझने वाली चीज क्या है कि 250 मार्क्स के आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, इसके अंदर सभी सब्जेक्ट से आपको जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। हम पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की। ये सेम डे पर ही आपके रहते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 की बात कर लेते हैं, फिर इसके अंदर का जो सिलेबस है उसके बारे में भी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पेपर 2 की अगर बात करें तो जनरल स्टडीज आएगा, जिसके अंदर जनरल स्टडीज जो टर्म है वो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे। बट जनरल स्टडीज ऐसे कॉम्प्रिहेंशन ये आपको 200 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखें दोनों पेपर की बात करें तो सबसे ऊपर वाला जो पेपर है वो कह रहा है कि जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के ऊपर बात हो रही है। ये जो टर्म्स है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है और 250 मार्क्स का ये होगा। साथ में आपका पेपर 2 जो है वो जनरल स्टडीज, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि ये आपके रिटन स्किल्स को चेक करने के लिए एग्जाम होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका essay component can be written in the English और हिंदी, while pressy writing comprehension components ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होंगे। और ये जो पेपर 2 है ये सिर्फ और सिर्फ चेक करता है आपकी राइटिंग स्किल्स को, ठीक है। आपको ऐसे दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपको 4 ऐसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। उन 4 ऐसे को आपको जो है ऐसे हैं आपको राइट लिखना है। अब जो टॉपिक्स हैं ऐसे के वो कुछ भी हो सकते हैं, बट स्टिल जो मेन मुद्दा है वो आपका ऐसे का है। तो ये क्या हो गया, आपका पेपर की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि पेपर UPSC कंडक्ट करा रही है। रिटन एग्जाम आपका सारा जो रिटन एग्जाम है वो फर्स्ट स्टेप है आपका, और उस फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका पेपर 1 जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस, पेपर 2 आपका जनरल स्टडीज ऐसे कॉम्प्रिहेंशन है। अब अगर बात करें पेपर 1 की, डिटेल में इसको देखेंगे तो पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का जो पेपर है इसके अंदर
आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये देखने को मिलेगा, मतलब क्वांट के क्वेश्चन होंगे, आपका लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम एनालाइज करें कि कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का अगर देखें तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन ईच सेक्शन में देखने को मिलेंगे, मतलब ईच टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर कहूँ कि जनरल मेंटल एबिलिटी से जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ये जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है, इनसे आपको हार्डली 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद जनरल साइंस की बात करें, ये पेपर 1 का ही चल रहा है, ठीक है। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो जनरल साइंस के अंदर आपको जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रिहेंशन एंड appreciation of the scientific phenomena including new areas like IT, biotechnology, environmental science। तो ये जो इसी पेपर 1 के अंदर जो जनरल साइंस वाला पोर्शन आएगा, उसमें आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बट बेसिकली जो फोकस है वो ज़्यादातर आपका न्यू, जैसे कि आईटी की मैं बात करूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें और इन्वायरमेंटल साइंसेज की बात करें, उनके ऊपर से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, कोई भी टॉपिक जब यूपीएससी क्वेश्चन डालने की कोशिश करती है तो कोई भी जो टॉपिक होता है उसको करंट से रिलेट करके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये एक यूपीएससी की ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि करंट से क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है। तो साइंसेज हैं, डेफिनेटली साइंस से क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन आएंगे, बट दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी करंट अफेयर्स, करंट से रिलेट करके वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये जनरल साइंस वाला पोर्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें पेपर 1 के ही अंदर आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, पॉलिटिक्स जो आपका पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, उसकी बात करें वो देखने को मिलेगा, इकोनॉमी देखने को मिलेगा और इसके अलावा हिस्ट्री देखने को मिलेगा। अब इसको भी बाइफरकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट यूं तो हम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनकी बात करें तो सब्जेक्ट्स तो बहुत बड़े हैं, बट इनको अप्रोच किस तरह से करना है वो हम आज के सेशन में देखेंगे, और उसके अंदर भी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके सिलेबस में मैंशनड है वो देखेंगे। तो देखिए करंट इवेंट की अगर बात करें तो आपको अवेयरनेस होना जरूरी है, किस चीज़ की? अवेयरनेस ऑफ द नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट, गवर्नेंस, काफ़ी सारे वर्ड ऐड हो गए। इसका मतलब करंट अफेयर्स तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद सोसाइटल एंड द डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट के इशू है वो, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले अमंग नेशंस। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो हमने सारा कुछ ही ऐड कर लिया, मतलब कि करंट अफेयर्स तो काफ़ी वास्ट हो गए हैं, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। उसके बाद बात करें इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी की, तो इंडियन पॉलिटी, नॉलेज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम एंड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी इश्यू, ह्यूमन राइट्स। ये जो टॉपिक्स हैं जिनके हमने अभी बारे में बात की, इंडियन पॉलिटी में जब आप पढ़ने की शुरुआत करते हो तो जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो रेफर करते हैं बुक को, लक्ष्मीकांत को, है ना। तो लक्ष्मीकांत के अंदर ये आपको लगभग सारी चीज़ें एक बुक के अंदर देखने को मिल जाएगी। हाँ ऐसा ज़रूर है, जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिख रखा है और कुछ सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में बात की गई है, तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके करंट से होंगे और करंट से संबंधित पॉलिटी के अंदर, मतलब पॉलिटी के सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री में आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ द नेशनल एंड फ्रीडम मूवमेंट। हिस्ट्री में एक नई चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो नई चीज़ ये है कि हिस्ट्री के अंदर यूपीएससी ने अपना जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट यूपीएससी करवाती है उसके अंदर जो 3 तरह की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, मेडिवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न, उसमें प्रॉपर नंबर डिवाइडेड थे पहले, एंशिएंट के लिए, मेडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए। बट अब थोड़ा सा हम कहेंगे कि जो शिफ्ट है ना वो मॉडर्न की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है कुछ कुछ सालों में। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हर साल मॉडर्न हिस्ट्री में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा है, बट यस ज़्यादातर केसेस में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट यस ऐसा ज़रूर होता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो एजेंसी है, बॉडी है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो हो सकता है कि किसी साल में आपका जो क्वेश्चंस है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री
से कम देखने को मिले, बाकी आपको ज़्यादा देखने को मिले। इसके अलावा अगर मॉडर्न हिस्ट्री में ही बात करें तो यहाँ पर नेशनलिज्म जो ग्रोथ हुई थी वो, और फ्रीडम जो मूवमेंट हुई थी उसके अंदर किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किस तरह से वो फ्रीडम मूवमेंट चली, ये सारा कुछ आपको हिस्ट्री के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें, अब हमारा पेपर जो आता है वो आता है पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 को समराइज करते हैं एक बार दोबारा से। तो पेपर 1 में हमने क्या देखा, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट देखा। उसके बाद वहां से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके 20-25 नंबर हार्डली इतना देखने को मिलते हैं। वो नंबर जो रेशो है ना वो ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है डेफिनेटली, बट जनरली हम क्या देखते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद साइंसेस की बात करें तो साइंसेस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब जो चीज़ें हैं या फिर कोई नई डिस्कवरी, इनके ऊपर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साइंसेस के अंदर। वहाँ पर भी आप मान के चलिए कि आपको 30 के अराउंड क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे इन सभी सब्जेक्ट से जो मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद रह जाता है आपका 50 मार्क्स के अराउंड और हिस्सा रह जाता है, जिसमें 50 मार्क्स जो रह गए हैं, क्योंकि 30 में तो आपके साइंसेज वगैरह हो गई। ठीक है, साइंसेज 20 मार्क्स के नियर बाय आपका जो क्वांट है और रीजनिंग वो आपका हो गया। उसके बाद अगर बात करें जो बाकी के 50 मार्क्स या फिर बाकी का जो आपका क्वेश्चंस रह गए हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि ये बाकी के जो 50 क्वेश्चंस रह गए हैं उनमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स, जिसमें करंट अफेयर का जो रेशो है वो हमेशा डोमिनेट करता है। ठीक है, करंट अफेयर को हम एज अगर सब्जेक्ट लेके चले तो वो सब्जेक्ट जो है डोमिनेट करता है बाकी के जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो हो गया आपका पार्ट 1। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं। ये पार्ट 2 है जो पेपर ये उसी सेम डे पे कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में करवाया जाएगा। तो जो सेकंड शिफ्ट है पेपर 2 है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एस्से होगा, जनरल स्टडीज होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या आएगा। तो पेपर 2 इवेल्युएट्स कैंडिडेट राइटिंग स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट थ्रू द एसे राइटिंग एंड द लैंग्वेज स्किल्स। उसमें पार्ट ए जो है पेपर का, उसमें ये पेपर 2 का जो पार्ट ए है उसमें 80 मार्क्स जो है आपको क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन दी लॉन्ग नैरेटिव इन हिंदी और इंग्लिश। ये पैसेज की बात हो रही है। ठीक है, जो आपने पूरा पैसेज कॉम्प्रिहेंशन एसे लिखना है उसकी बात हो रही है। उसके अलावा आपको अलग से 120 मार्क्स का जो कॉम्प्रिहेंशन आएगा टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली। मतलब जब आप ऐसे लिखोगे तो वो तो आपका हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें चल जाएगा, लेकिन जब कॉम्प्रिहेंशन की बात यहाँ पे करेंगे तो आपको वो इंग्लिश में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 120 मार्क्स का आपको वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे आगे अगर बात करें तो यस, ये आपका जो पेपर 2 था इसके अंदर टोटली आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, एसेज हैं आपके, कॉम्प्रिहेंशन है आपके, प्रेसी राइटिंग होगी आपकी, ये सारा कुछ आपको पेपर 2 के अंदर देखने को मिलेगा। और खास बात इसकी है कि ये पूरा पेपर आपका सब्जेक्टिव है, मतलब दैट मीन्स यू हैव टू राइट द आंसर्स। ठीक है, आंसर जो बुकलेट होगा उसमें आपको ये सारे आंसर लिखने पड़ेंगे, तो ये सब्जेक्टिव होगा। ठीक, इतनी अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए पूरे पेपर में। ठीक है, उससे आगे अगर हम बात करें टॉपिक्स की, अब क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी जो है उसको अप्रोच करने का तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरह से ज्योग्राफी जो है उसको आप पढ़ सकते हैं इफेक्टिव वे में, ताकि आप कम से कम समय में, कम से कम टॉपिक में, कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेके आ सके। ठीक है, तो जो ज्योग्राफी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी हमारे सेशंस आगे चलेंगे तो हम सब चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, अर्थ में जो डेवलपमेंट हुई, प्लेट की किस तरह से मूवमेंट हुई, कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हुआ, ये आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हो। जियोमॉर्फोलॉजी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि किस तरह से वैलीज, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें जो है आपकी डेवलप हुई। इसके अलावा अगर बात करें एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, जिसमें वेदर पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से आपकी जो मानसून रेनफॉल्स है वो सिवियर बनती जा रही है। मतलब कभी कभी तो जो नॉर्मल है उससे 20% तक कम रेनफॉल देखने को मिलती है, कई बार ये एक्सट्रीम देखने को मिलती हैं। वो जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं दैट इज इन ज्योग्राफी। ओशनोग्राफी की बात करें, ओशंस, टेम्परेचर, सैलिनिटी
और उसका जो इफेक्ट है वेदर पे वो सब कुछ पढ़ते हैं, एलिना, लानिना, क्लाइमेटोलॉजी, ये सारे आपकी चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट आता है। इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये सेम वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरह ही चलता है, बट यहाँ पर पर्टिकुलरली इंडिया स्पेसिफिक बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, हिमालयाज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, वो सारा कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। रिवर्स ऑफ इंडिया, उसके बाद इंडिया का क्लाइमेट की बात करें, जो जो पैटर्न में, वेदर पैटर्न में इंडिया के स्पेसिफिक चेंजेस आ रहे हैं, वो सब कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा। सॉइल्स के टाइप देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारा कुछ आपका इसके अंदर देखने को मिलेगा। नाउ द टाइम इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन सब चीजों को अप्रोच करें, कैसे करें, एग्जाम को कैसे अप्रोच करें, या फिर अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो ज्योग्राफी को कैसे अप्रोच करें। तो देखो, मैंने पूरे लेक्चर के दौरान आपको 2-3 चीजें जो बार बार बोली है, वो क्या, कि टॉपिक्स आपके कोई भी हो, बीइंग अ पेपर 1 चाहे बी इन द पेपर 2, किसी भी पेपर में आए, बट ध्यान ये रखना है कि टॉपिक्स आपके आएंगे वही जो कि करंट से संबंधित है। करंट से संबंधित इन द सेंस कि ज्योग्राफी की बात करें तो कोई भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना जो कि करंटली हैपनिंग हो रहा है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में जनरली हम नोटिस ये करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, इंडियन पॉलिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो आपको जानना बहुत जरूरी है। साथ के साथ अगर कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जियो पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है उसके हिसाब से देखें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। हिस्ट्री में आपके कुछ टॉपिक्स है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, वो स्ट्रेटेजी भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी, ठीक है। क्योंकि एंटायर हिस्ट्री, मुझे नहीं लगता कि एंटायर हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा वक्त देने से आपका कुछ ज़्यादा आउटपुट निकल पाएगा, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम देने से आउटपुट अच्छा निकलेगा। इकोनॉमी की बात करें, उसके भी आपके टॉपिक्स जो हैं आपको बताए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहीं से आप स्टडी करेंगे तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट लेके आ पाएंगे, और वो भी सारे करंट से संबंधित होंगे। तो अब अगर बात करें ज्योग्राफी की किस तरह से अप्रोच करना है, तो ज्योग्राफी को अप्रोच करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको जो ये बुक्स नज़र आ रही हैं इनके थ्रू आप अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, ये तो सिंपली आपकी एनसीईआरटीज़ हैं, ठीक है, +1 +2 की एनसीईआरटीज़ हैं। दीज एनसीईआरटीज़ सफिशिएंट, ठीक है, ये एनसीईआरटीज़ सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। बट कुछ अगर बात करें, जैसे कि ये जीसी लियोंग बुक है, ठीक है, जीसी लियोंग की बुक है जो कि आपकी जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर है, फिजिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर है। तो ये जो बुक है ये काफ़ी सारी चीज़ों को एनसीईआरटी से बढ़िया एक्सप्लेन करती है, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजिकल या फिर फिजिकल फीचर्स जो हैं उनकी अगर बात करें तो ये जीसी लियोंग की बुक है, एनसीईआरटी से बढ़िया एक्सप्लेनेशन जो है आपको देती हैं, अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। बट इन शॉर्ट अगर बात करें तो यही वो बुक्स हैं जहां से आपको सारा जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है आपका आने वाला है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स होते हैं ऑब्वियसली जो कि आपकी एनसीईआरटीज में थोड़ा कम डिटेल में होते हैं, बट उसके लिए आपको अलग से पूरी वो जो बुक है जहाँ पे वो टॉपिक आपको मिलेगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ वो टॉपिक पढ़ना होता है। और ये बात आपको कैसे पता लगेगी, पहला तो तरीका है आप उसको खुद पता कीजिए वो किस तरह से, क्वेश्चन पेपर एनालाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उनको एनालाइज करेंगे तो पता लगेगा। सिलेबस को बहुत अच्छे से देखिए, तब आपको पता लगेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनसे ये डेफिनेटली पता लग जाता है कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये एनालाइज आप कर सकते हैं, बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, उसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि हम आपको ये बात बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे आपकी मेंटरशिप की क्लास, ठीक है। तो ये आपका एक लेक्चर है जो कि आपको फर्स्ट सेशन है जो कि आपको इस पूरे एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद आपको स्ट्रेटजी बताता है किस तरह से एग्जाम को क्वालिफाई करना है, हर चीज़ को करंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है आपको। बट साथ साथ में आपको टेक्स्ट बुक जो है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो करंटली चल रहा है, मान लीजिए कोई ज्योग्राफिकल फिनोमेना करंटली चल रहा है, उसको समझ पाने के लिए आपको ऑलरेडी वो टॉपिक पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है, वो अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब जो बेस है आपका तैयारी का वो एनसीईआरटी तो है ही है, ठीक है। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपको जो है पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है।
अब देखिए, जो हमने अभी तक के सेशन में देखा उस हिसाब से जब आप ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आके आपकी जो स्टेजेज होंगी उसमें आप एंटर कर पाएंगे। और ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम में सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो डालने की ज़रूरत है। जब आप वो करेंगे तभी आगे की जो चीज़ें हैं आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एग्ज़ाम को किस तरह से अप्रोच करना है उसके लिए भी इंफॉर्मेशन मिली होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई सजेशन है, या फिर कोई भी आपके दिमाग में सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अदर जो कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। ठीक है, अगली बार मिलेंगे नए सेशन में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।